Get online. Get online. सपना कंटिन्यू कर बेटा, कंटिन्यू करो आप। यस मैम। यस सपना दियोमन उपाध्याय का केस बता बेटा, दियोमन उपाध्याय का। ओके मैम। जो मैम कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट सेक्शन 27 क्वेश्चन रेज था। यस सॉरी मैम। आपकी तो साउंड। इसमें जो दियोमन है उसने शादी। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोल बेटा, आप क्लियर है बोल। यस मैम। जो दियोमन है वो मैरिड था दुलारी के साथ और उसके पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी कजन जो सुखदेई है वो उनके उसके पास रहता था। तो सुखदेई ने अपनी जो इनहेरिटेड लैंड है उसमें से दियोमन को एक पार्ट दे गिफ्ट कर दिया। वो जो उस लैंड पे जो दियोमन का अंकल है महावीर वो काम करता था। जो दियोमन एंड महावीर है उन दोनों ने डिसाइड किया कि जो उसका लैंड का एक पार्ट है वो सेल करेंगे। तो सुखदेई ने इसका प्रोटेस्ट किया। फिर दियोमन ने उसको स्लैप किया और डराया और उसके बाद मैम उसकी इट वाज शी वाज लाइंग डेड विद नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फिर दियोमन उसके बाद पुलिस स्टेशन गया और सुखदेई विद द गंडासा अर्लियर बोरोड फ्रॉम अनदर। फिर जब उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पे गए, वहां विलेज के टाइम में उसने वो वेपन फेंका था। फिर वहां पे सब कुछ विटनेसेस की प्रेजेंस भी थी। उनके प्रेजेंस में उसने वहां से सपना आपका साउंड नहीं आ रहा। सपना आपका ना साउंड इंटरप्ट हो रहा है। बासु आपने पढ़ा हुआ है बेटा दियोमन का केस? वासु आपने पढ़ा हुआ है दियोमन उपाध्याय का केस? शिवाली आपने पढ़ा हुआ है बेटा? मैम मुझे एज सच अभी याद नहीं है, बट इसके अंदर मैम आई गेस उसी वही चैलेंज हुआ था ना यस कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। 161 का और 27 वाली जो 127 चीज का है। यस वही इसमें डिस्कस हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का अगर आपको क्वेश्चन आता है या फिर आपको किसी प्रेपोजिशन में 161 या 27 से रिलेटेड ऐसा कुछ कंफ्लिक्ट है, उसकी कंटेंशन दी हुई है, तो आपने वहां पर दियोमन उपाध्याय का केस देना है। फिर आपने वहां पर दियोमन उपाध्याय का केस देना है बेटा। सपना अब डिस्कस कर बेटा evidentiary value of confessional FIR with special reference to A. Nagesia's case. यस मैम।
इसमें अग्नु नगेशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है, अग्नु नगेशा ने अपनी चाची को, उसके डॉटर और उसका सन इन लॉ और चाइल्ड को सेम मैनर पे उनको मारा था। यस, फिर तो जो नगेश है, यस मैम, आगे बोलो। उसका जो नगेश है मैम, वो अपने रूम में वापस आता है और वो अपने ब्लड स्टेन क्लोथ चेंज करता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पे जाके वो स्टेटमेंट देता है कि आई हैव किल्ड दिस पर्सन, दिस आर व्हाट आई हैव डन, आई हैव हिडन टांगा इन हाउस विद स्टेन क्लोथ एंड डेड बॉडी लाइंग इन फील्ड। दो आगे सौरभ, आपने पढ़ा हुआ है केस? हेलो सौरभ, आपने पढ़ा हुआ है बेटा इस जजमेंट को? मैम, एग्जैक्टली याद तो नहीं है। ओके, अश्वनी आपने पढ़ा हुआ है? काव्य तूने पढ़ा हुआ है बेटा? यस मैम। अश्वनी बता बेटा इस केस के बारे में बता। ए नगेशिया में कन्फेशनल एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशनल एफआईआर बताओ प्लीज। मैम, ए नगेशिया जो था उसने अपनी एक तो रत्नी को और उसके हस्बैंड को आउटर फील्ड में मार दिया था, और उसके बाद उसकी डॉटर को और उसकी ग्रैंडमदर को घर में आके उनको मार दिया था। उसके बाद उसने अपने कपड़े चेंज करके पुलिस ऑफिसर के पास गया। वहां पे उसने स्टेटमेंट दी कि मैंने इन बंदों की डेथ कर दी है, और ये जो जिस वेपन से डेथ की है वो वेपन भी बताया। तो पुलिस ने वो रिकॉर्ड किया था, पर कोर्ट ने इसकी एविडेंशियल वैल्यू ली नहीं थी, क्योंकि जो एडमिशन जो कन्फेस किया था वो पुलिस ऑफिसर को किया था, वो 25 में एडमिसेबल नहीं होता, लेकिन 27 में उसका जो वेपन रिकवर हुआ था वो फैक्ट एडमिसेबल किया था। ओके, अब बेटा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशनल एफआईआर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से पार्ट थे? इतना नहीं पता भैया। ओके, काव्य बता बेटा। डिस्कवरी पार्ट। ओके, सपना बताओ बेटा, बताओ कौन कौन से थे इसमें? मैम इसमें एक डिस्कवरी पार्ट, एडमिशन पार्ट मैम, और एक कन्फेशन पार्ट था इसमें मैम। जो डिस्कवरी पार्ट था उसमें जो उसने वहां से डेड बॉडी और वो रिकवर कर लिए थे, वो तो डिस्कवरी पार्ट में एडमिसिबल था मैम, रेलिवेंट माना था उसे। लेकिन जो एडमिशन पार्ट है उसमें बोला था कि जो एडमिशन पार्ट में जो उसमें बोला था जो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट है एक्यूज्ड के द्वारा दी गई, उसमें उसका मोटिव कॉज जो है वो सर्कमस्टांसेस मतलब इस केस में ऐसे है कि उनको सेपरेबल नहीं किया जा सकता, इससे अलग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, आगे। और जो कन्फेशन पार्ट है मैम उसमें तो अकॉर्डिंग जो सेक्शन 25 है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज्ड ने पुलिस ऑफिसर को दी थी, जो इनएडमिसिबल ही है, क्योंकि जो कन्फेशनल एफआईआर वो फिट बाय सेक्शन 25, सो इट आल्सो इनएडमिसिबल। ओके, ठीक है बेटा। और अगर वो किसी और सेक्शन के अंदर रेलेवेंट हो? यस मैम, वो हो सकता है किसी और सेक्शन में रेलिवेंट। इसके एग्जांपल दो। कोई भी इसका एग्जांपल बताओ बेटा। मैम जो एविडेंशियल, किन किन सेक्शन के अंदर ये रेलेवेंट हो सकता है? मैम यस मैम, ये जो रेलिवेंट हो सकता है वो एज स्टेटमेंट उसमें अंडर सेक्शन 6 में सेम ट्रांजैक्शन, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में रेलिवेंट हो सकता है। ओके, रेस्ट जेस्टे में पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। और मैम बेटा आपने जब इसको यस मैम, और मैम अंडर सेक्शन 8 में रेलिवेंट हो आप सकता है। सुनिए, जब आपने सेक्शन 6 बोला है बेटा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेक्शन 6 में उसको रेलेवेंसी के चैप्टर में जगह इसलिए दिया हुआ है कि कॉन्टेम्पोरेनियस कंडक्ट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन ओवर हो गई है या चल रही है? बता सपना बेटा। मैम इस केस में, हाँ मैम इस केस में बोल रहे हैं आप दोनों।
बिल्कुल बिल्कुल। क्या जो आपने इसमें तो कहा, मैम ट्रांजेक्शन, इसमें तो मैम उसके शेफाली बता बेटा, ट्रांजैक्शन चल रही है या खत्म हो चुकी है? मैम इन माय ओपिनियन तो ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी है, क्योंकि यस, मैम जब खत्म हो चुकी ट्रांजैक्शन है, खत्म हुई है तब वो वो खत्म हो गई है। पुलिस के पास तब गया है। बिल्कुल, तो ये कहाँ पे, सेक्शन 6 में नहीं, कहाँ पे रेलेवेंट होगा ये? मैम ये सेक्शन 8 सब्सिक्वेंट कंडक्ट कंडक्ट में एक्सप्लेनेशन रेलेवेंट 1 में होगा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में जाएगा, बिकॉज ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ये ट्रांजैक्शन में नहीं जाएगा, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में जाएगा। ठीक है प्लीज। या फिर अगर किसी का मेंटल एलिमेंट है वो शो कर रहा है तो 14 में चला जाएगा, पर ये कभी भी कॉन्टेम्पोरेनियस में नहीं जाएगा। कॉन्टेम्पोरेनियस में कैसे जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जो एक्यूज्ड है वो क्राइम कर रहा है, तो जो विक्टिम है उसने पुलिस वालों को फोन मिला दिया, अभी उसने एक्यूज्ड उसकी तरफ अटैक किया, तो उसके हाथ से उसका मोबाइल छूट गया, पर मोबाइल अभी चल रहा था, तो वहां पर एक्यूज्ड बोल रहा है कि फलाना तूने बहुत गलत किया है, यू हैव मोलेस्टेड माय डॉटर। कोर्ट में तो रिवेंज नहीं, कोर्ट में तो जस्टिस नहीं हुआ, तेरा जस्टिस मैं यही कर दूंगा। और उसने उसको वो जो भी स्टैप कर दिया, जो भी है ये सब उसने बोला, तो पुलिस वाले ने वहां फोन पर सुना। तो चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, पर रेलेवेंसी क्यों है? क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन चल रही है। वो तो चलो हमें ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तो ट्रांजैक्शन के दौरान उसका कॉन्टेम्पोरेनियस स्टेटमेंट होना जरूरी है। एक बार अगर ट्रांजैक्शन ओवर हो गई तो सेक्शन 6 का कोई भी जगह नहीं है, तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट तो आपका सेक्शन 8 में जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा whether the transaction is going on or not. ठीक है प्लीज। मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है मैम, इस क्वेश्चन से मैं पहले भी मैम मैं प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं थी। बोल बेटा। मैम एक्चुअली मैम आई गेस आई डिस्कस्ड विद यू कि मैम एक केस आया था मैम, मैंने कहीं लिखा होगा उस केस का नाम। मैम वो एचपी का कोई केस था मैम, उसके अंदर बेसिकली ये चीज बोली थी कि जो मैम एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था ना, जो हम सेक्शन 6 में हमेशा पढ़ते हैं मैम, उसको ओवररूल कर दिया था मैम। वो फॉरेन केस था आई गेस, वो यहाँ का था भी नहीं, उसको ओवररूल कर दिया था। तो मैम उसके अंदर ये कहा था कि ट्रांजेक्शन का जो मतलब होता है वो स्ट्रिक्टली, हम उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं लेते। ट्रांजेक्शन का मतलब सून बिफोर और सून आफ्टर भी कवर करता है। तो मैम ये सून बिफोर और सून आफ्टर को हम कैसे मेकअप करेंगे? बेटा जो आपने बोला ना, यहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है, यहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है। जब हम आपने कहा सून बिफोर और सून आफ्टर, दैट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। अब इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं सून आफ्टर का। अब ये जो कसाब एंड पार्टी थी, जब इन्होंने अटैक किया, तो अटैक करने के बाद होटल से वो निकलकर जीप में बैठे और वहां से वो जीप से फ्लड हो रहे थे, और उसके जब वो जीप से भाग रहे थे तब भी वो कॉन्टिन्यूअस वहां शूटिंग कर रहे थे, लोगों पर गोलियां चला रहे थे। अब यहाँ पर जो है, आप हमने कहा सून आफ्टर, ये सून आफ्टर में कवर हो सकता है, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन भी है, सून आफ्टर भी है। सून आफ्टर कैसे? वो ट्रांजेक्शन हो चुकी थी, वो वहां से भाग रहे थे, पर भागते भागते भी दैट इज शोइंग देयर क्रिमिनलिटी, जो इविलनेस ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो किस मेंटालिटी के साथ अपना जो एम लेकर आए थे और उन्होंने क्या सोचा हुआ था। तो सून आफ्टर में ये कवर हो सकता है, बिकॉज जो आपने बोला दैट इज प्योरली सब्जेक्टिव। कुछ चीजों का आंसर यस या नो में पॉसिबल नहीं है, वो हमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो सून बिफोर है, सून आफ्टर है या नहीं है। अब जब आपने जिस केस की बात की है बेटा, केस का जब तक फुल जजमेंट हम रीड नहीं कर लेते, हम ये भी नहीं डिस्कस कर सकते कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। क्यों? अगर आपने सेक्शन 6 में सून बिफोर और सून आफ्टर ला दिया, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि सेक्शन 6 और सेक्शन 8 में? अगर सून बिफोर और सून आफ्टर सेक्शन 6 में ही आ गया, फिर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की क्या रेलेवेंसी है? क्या सब्सिक्वेंट कंडक्ट को हम ये लेंगे कि 2-4 दिन के बाद वो गया फिर है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी तो तब हम कहते हैं ना जब ट्रांजैक्शन ओवर हो गए। तो इसका मतलब जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द ट्रांजैक्शन, कि कोर्ट ने प्रेफर किया कि उसको ट्रांजैक्शन के साथ अटैच कर देना इंस्टेड ऑफ रेफरिंग इट अंडर सेक्शन 8।
तो हमें बेटा केस के फैक्ट देखने पड़ेंगे कि व्हाई दैट ट्रांजैक्शन हैज बीन अटैच्ड विद द मेन ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, अब किसी ने मर्डर किया और मर्डर कर कर वो अभी घर से निकला, तभी सर्वेंट आ गया, सर्वेंट ने उसको देख लिया। अब ये जो देखा वो घर से निकल रहा है, अब हम कह सकते हैं सून आफ्टर, जैसे ही मर्डर किया, हाथ में मर्डर वेपन है, हैंड इज ट्राइंग टू फ्लेड, जैसे दरवाजा खोला वैसे ही उसने देखा कि वहां पर, या फिर विक्टिम को पता ही नहीं था कि विंडो क्लिनिक के लिए लोगों को बुलाया हुआ है, उसने क्राइम कर कर जैसी विंडो खोली वहां से भागने के लिए, तभी विंडो साफ करने वाला वो नीचे लटका अपना जो भी उनके पास था कैरियर, जो भी वायर वगैरह से, और उसने एकदम से उसको देखा। अब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने सून बिफोर या सून आफ्टर को हम ले सकते हैं, पर शेफाली किसी भी स्टेटमेंट को हम ऐसे जर्नल रूल लेट डाउन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बिकॉज जब एविडेंस एक्ट में जितने भी ये सारे फैक्ट्स हैं, दे हैव बीन वेरी क्लियरली वेल डिफाइंड इन द एक्ट, उससे बाहर कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो रेलेवेंसी के चैप्टर में जब आपने पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन का है, तो ट्रांजैक्शन हो सकता है कि 2 साल चले, ट्रांजैक्शन हो सकता है कि 2 मिनट चले, ट्रांजैक्शन हो सकता है 2 दिन चले, पर जब आपने कहा कि सून बिफोर और सून आफ्टर, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन को हमने इतना स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं देना, पर इतना लिबरल इंटरप्रिटेशन भी नहीं देना कि सेक्शन 8 के पर्पस को ही डिफीट कर दे। अगर पार्लियामेंट का इंटेंशन होता, बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल फॉर इंटरप्रेटिंग any provision of any procedural or substantive law is the intention of the parliament behind enacting that provision. तो ये जुडिशरी जो इंटरप्रेट कर रही है वो ठीक है, बट हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का इंटेंशन होता कि पर्टिकुलर किसी उसमें ऐसा कि सून और आफ्टर इसमें कवर हो जाए, देन व्हाई दे हैव इनेक्टेड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट। तो जो आपका जो हम कई बार क्या होता है बेटा, किसी केस में फॉर दैट कई बार कुछ चीजें लॉ ना स्ट्रिक्टली क्या करता है कि उसके अंडर फॉल करवा देता है जज फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग जस्टिस। क्यों? अब फॉर एग्जांपल किसी पार्टी ने नहीं कहा कि सेक्शन 8 में फॉल कर रहा है, पार्टी ने प्लीड कर दिया कि सेक्शन 6 में पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, और उसी के बेसिस पर उसने अपना केस बना दिया। उसके बाद जज इज 100% कन्विंस्ड क्राइम तो हुआ है। अब जब उसने रीजनिंग देनी है, रीजनिंग उसमें से देनी है जो प्रोसिक्यूशन या डिफेंस ने वहां पर प्रूफ किया, और प्रूफ में दे हैव लेड एम्फेसिस ऑन द पॉइंट कि जो ये ट्रांजैक्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो कभी भी जो जज है, जज करेक्ट नहीं करेगा बेटा कि ये नहीं सेक्शन 8 है तो वहां कंसिडर कर कर तुझको कन्विक्ट कर रहे हैं। तो जो आपने कहा है उसी एविडेंस के ऊपर ये डिसाइड होता है। ये तो पार्टी को शो करना है हाउ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ एविडेंस इज रेलेवेंट। तो यहाँ पर जो आपने जजमेंट पढ़ा, वी हैव टू रेफर टू दैट जजमेंट, उसके फैक्ट्स कि सून बिफोर और सून आफ्टर में क्या आता है, पर हम उसे इतना भी लिबरल उसमें मीनिंग नहीं देंगे कि हम उसमें सब्सिक्वेंटली ऐड कर देंगे, क्योंकि बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, जब आप 15 और 16 पढ़ेंगे, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल शेफाली आपका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्यों ऐसा होता है कि कई बार जजमेंट में ऐसी कुछ चीजें लेट डाउन हो जाती हैं जो कि जनरल प्रिंसिपल्स नहीं बन सकती, बट यस एक उन्होंने एक ओपन अप कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दैट जजमेंट हैज बीन गिवन इन दैट पर्टिकुलर केस। तो जब हमने इसकी बात की है, अब इसमें क्या होता है, अब जब आप उसमें ना एक केस है बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस, और आपको क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कई बार कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड है ना, सॉरी कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, दे आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन, डिस्कस। तो ये अब फॉर एग्जांपल मैंने केस फाइल किया कोercion का, जबकि कोercion का केस ही नहीं है, केस है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो ये एडवोकेट को ध्यान में रखना है ड्राफ्ट करते हुए कि जो उसका जो केस में ही शुड हैव ऑल्टरनेटिव प्लीज की कोercion की और अनड्यू इन्फ्लुएंस की। वो क्यों? अगर वो आईपीसी के पैरामीटर्स में फॉल नहीं करेगा, पार्टी विल नॉट बी एबल
टू हैव रिलीफ अगर जज उसमें एस्टेब्लिश नहीं कर पाया क्वेश्चन के जो पैरामीटर्स आपको उसमें दिए गए हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं तो उसे ऑल्टरनेटिवली प्ली करना चाहिए इवन अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जिस हम केस की बात कर रहे हैं, लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कोई बच्चा नहीं होता, परिवार वाले सिर्फ इसलिए कि परिवार की प्रॉपर्टी कहीं चली ना जाए, क्योंकि लेडी तो क्लास 1 हेयर है, विडो एज विडो, वो लेडी को जबरदस्ती बच्चा थोप देते हैं फैमिली से। लेडी और उसको कहते हैं कि अगर तूने अडॉप्शन में नहीं लिया तो तुझको हम डेड बॉडी को इवन टच भी नहीं करने देंगे। अगर ऐसा है तो फिर लेडी ने उस टाइम अडॉप्ट कर लिया, पर सब्सिक्वेंटली उसने अडॉप्शन को नलिफाई करने के लिए उसने कोर्ट में केस फाइल किया, और वहां पर जब उसने केस फाइल किया, वकील ने सबसे बड़ी गलती की कि उसने क्या करा, केस में सेक्शन 16 लगाया ही नहीं, उसने सिर्फ क्वेश्चन लगा दिया और स्ट्रिक्टली केस आईपीसी के पैरामीटर्स में फॉल नहीं कर रहा, तो ये केस में रिलीफ ना मिलता। पर जज को लगा कि नहीं, फैक्ट से बिल्कुल क्लियर है कि लेडी के साथ गलती हो रही है और अब हमने जस्टिस देना है, क्या किसी टेक्निकलिटी की वजह से हम इसको लेडी को जस्टिस डिनाई कर दें? और जज ने क्या करा, जबरदस्ती केस को फॉल करवा दिया सेक्शन 15 के अंडर, जबकि डेड बॉडी को कोई इंसल्ट नहीं थी, और उसने ऑफेंस में कहा कि इंसल्ट टू डेड बॉडी है और लेडी को रिलीफ कर दिया। क्योंकि बेटा जब आप जज बनोगे, एक ना सिक्स्थ सेंस होती है जो हम सबकी काम करती है। जैसे कई बार क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल अब ये जो ये चल रहा है, ये जो उसका चल रहा है नारकोटिक्स का जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है बॉलीवुड एंड ऑल में, तो जब हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, टीवी में जब न्यूज आती है, फ्लैश होती है, कुछ भी होता है, तो कभी भी किसी आदमी, जैसे रिया है, रिया के लिए सबके सिक्स्थ सेंस यही कहती थी कि लेडी झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चाहे वो 1% हो चाहे 2% हो, तो जो भी उसने स्टेटमेंट दिया वो झूठ है। हार्डली अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, कोई ऐसी 10-15% पॉपुलेशन होगी जो उसको सपोर्ट करती है। मेजॉरिटी ये मानती थी कि ये जो राजपूत है वो उसके हत्थे चढ़ गया है, तो फिर ये गलत किया, लेडी ने उसके साथ बहुत गलत किया। अब जब हम कहते हैं, जब हम एविडेंस को एग्जामिन करें, एविडेंस एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? एविडेंस एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इसलिए कि वो ड्रग्स में उसकी जो लेन देन है वो एस्टेब्लिश हो गई है, ये कहीं पर भी एस्टेब्लिश नहीं करता कि उसने राजपूत को मारा है या उसने उसको किसी भी तरह ऐसा फोर्स किया। क्यों? बिकॉज क्या पता वो खुद भी ड्रग्स लेता हो, क्या पता वो उसके कहने से ड्रग्स, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पर ये सब तो उसके मर्डर है या सुसाइड है वहां रेलेवेंट होगा। पर जो नारकोटिक्स कर रही है प्रोसीडिंग, उसके अंदर जो मिला उसके लिए उतना ही एविडेंस बहुत है। तो जब भी बेटा हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, किसी भी एक्ट की, तो कई बार क्या है, जजमेंट्स में जो कहा जाता है दैट इज कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। तो एक ऐसा कोई भी हम ऐसा जर्नल प्रिंसिपल लेट डाउन नहीं कर सकते बेटा, वो जजमेंट को हमें रेफर करना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा कि सून बिफोर और सून आफ्टर इसमें रेफर होगा। वो कैसे? अब हमने बेटा डाउरी डेथ में भी ना है कि सून बिफोर, तो सून बिफोर का इंटरप्रिटेशन क्या है? ये बड़ा चलता रहा, कुछ ने कहा सून बिफोर का ये मतलब है, कुछ ने कहा सून बिफोर होना चाहिए इमीडिएट, कुछ ने कहा अप्रॉक्सीमेट, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड कि सुप्रीम जो सून बिफोर है जरूरी नहीं है इमीडिएट हो, और हम प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं, और कितना प्रॉक्सिमेट है या नहीं है दैट विल आल्सो वेरी फ्रॉम केस टू केस। इसका कोई भी हम जर्नल फॉर्मूला लेट डाउन नहीं कर सकते। तो कभी भी जब हमने स्टैट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन की बात करनी है, वहां पर हमें देखना पड़ेगा इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दैट प्रिंसिपल हैज बीन लेट डाउन। हैज सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड कि सेक्शन 6 को हमने एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन देना है और इसमें सून बिफोर को भी कवर होगा, सून आफ्टर भी कवर होगा, तो जो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट है फिर वो कहाँ कवर होगा? तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्टिव इश्यूज होते हैं जिनका आंसर करना हमें बहुत जरूरी है, बिकॉज सेक्शन 6 में जब हमने कहा कंटेम्पोरेनियस, तो ये हो सकता है कि बहुत क्लोजली कनेक्टेड है विद द मेन ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से हमने वहां पर उसे सेक्शन 6 में फॉल करवा दिया। तो क्लोजनेस कितनी प्रॉक्सिमिटी की है, इट विल आल्सो डिसाइड कि सेक्शन 6 अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। और फॉर एग्जांपल
क्राइम किया और क्राइम कर कर एक्यूज वहां से एब्सकॉन्ड कर गया। एब्सकॉन्डिंग उसका एक्ट है, सब्सिक्वेंट एक्ट है, जो कि मेन ट्रांजैक्शन से इतना क्लोजली कनेक्टेड नहीं है। जैसे सर्वेंट है, सर्वेंट गायब हो गया आफ्टर द क्राइम, ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, वो किसी भी हालत में वो फॉल नहीं कर सकता सेक्शन 6 के अंडर। पर जो आप केसेस बता रहे हैं, they could fall under section 6 also, they will fall under section 8 also as subsequent conduct। तो वो हमें देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इन 4 फ्रेजेस को यूज किया है, बिकॉज ये जो 4 फ्रेजेस है इनका कोई भी स्ट्रिक्ट मीनिंग नहीं है। क्या मीनिंग देना है? फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कहा था, आपने ट्रांजैक्शन की हमने बात की थी डाइंग डिक्लेरेशन में कि पार्ट उसमें सर्कमस्टांसेस ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, वहां पर जो हमने वेंकटरमन अल्लाह का केस किया है, उस केस में उन्होंने इवन की जो लेटर्स 6 महीने पहले रखी थी वो उन्होंने कहा कि यस दे वर टेकन टू बी डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वो प्रॉक्सिमेट है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड डेथ कितना है कितना नहीं है, दैट विल आल्सो वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो शिफाली, जब भी हम किसी प्रिंसिपल को, किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हैं थ्रू जजमेंट, वो हमें देखना पड़ता है कि जजमेंट में वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ गए। बेटा आप ग्रुप में ना जजमेंट का नाम सेंड कर देना, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल है दैट इज एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर केस और सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन अ जनरल रूल। बिकॉज जो जजमेंट है उसके बाद के केसेस में ऐसा कभी भी कहीं पर भी रेफर्ड नहीं है। तो एक बार आप प्लीज सेंड कर देना जजमेंट का नाम, ठीक है शिफाली? यस मैम, मैं एक बार ढूंढ के उसको आपको भेज दूंगी। जजमेंट सेंड कर देना बेटा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। बेटा ऐसे डिस्कशन में ना मजा नहीं आता जैसे आज हुई है, बिकॉज सिर्फ हम 4-5 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ऐसे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये डिस्कशन का तब फायदा है अगर आप उसमें कलेक्टिव एफर्ट पुट करो, और जो स्पीकर है उससे मैं नहीं आप क्वेश्चंस पूछें, और वो भी आपके जो 10 ईयर के लेवल के क्वेश्चन है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रिलेटिंग टू केस लॉस, किसी केस में आपका क्लैरिटी नहीं है वो केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो तब इसका फायदा है। अदरवाइज ये शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपको और मुझको इस एक्सरसाइज से कुछ नहीं मिलना। तो रिवीजन मतलब होता है आपको इवन नोटबुक खोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको बाय हार्ट लेक्चर याद करना पड़ेगा अगर आपने मेन में बेयर एक्ट नहीं खोलना विद केस लॉस। तो आपके लिए लर्निंग, हमारा इंडिया का जो ये जो है सिस्टम, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अभी तक तो वो लर्निंग और रिटेंशन पर ही बेस्ड है। तो हम उसको अब दूर नहीं कर सकते। तो लर्निंग और रिटेनिंग दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जितना ज्यादा आप उस चीज को रीड करेंगे उतना ज्यादा वो आपके माइंड में रिटेन रहेगा। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। कल का आपका टॉपिक, वासु और सौरभ आपकी टर्न है। शिफाली आप कल मिरांडा प्रिंसिपल कर सकते हो बिकॉज दीपिंदर इज नॉट वेल, उसका मुझे मैसेज आया था, तो आप कल मिरांडा प्रिंसिपल कर सकते हो शिफाली? यस मैम, मैं कर लूंगी। तो आप तीनों की कल टर्न है। पर बेटा अगर आप में से किसी ने रिवाइज नहीं किया, प्लीज डोंट गेट ऑनलाइन। उससे बेटर है कि आप इस टाइम में वो रिवाइज कर लो। ऐसे ऑनलाइन बैठने का कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन और फिजिकल कोचिंग में बहुत फर्क होता है। फिजिकल इज मोर इफेक्टिव देन ऑनलाइन। और ऑनलाइन में भी आप बिना पढ़े आकर बैठ रहे हो, वो भी रिवीजन लेक्चर्स में, उसका आपका टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं पल्ले पड़ता। बेटर है फिर इस टाइम को आप यूटिलाइज करें, अपने उसी टॉपिक को आप उस टाइम पर बैठकर रिवाइज कर लो। तो कल हम मिलते हैं। सौरभ आपसे स्टार्ट करेंगे कल, तो आपका जो टॉपिक होगा। और बेटा कल हम जजमेंट भी करेंगे जो एंटीसिपेटरी बेल की है, जो कल मैंने आपको सेंड की थी। तो कल जिसने नहीं रिवाइज किया बेटा प्लीज डोंट गेट ऑनलाइन, बिकॉज आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डिस्कशन में हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए, जब आप सबका पार्टिसिपेशन हो तभी उसका फायदा है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। सौरभ मैंने आपको कौन से टॉपिक अलॉट किए बेटा? हम सेक्शन 17 to 21। ओके ओके। और वासु आपको? मैम मुझे आपने सेक्शन एक तो डिफरेंसेस दिए हैं बिटवीन एडमिशन एंड कन्वेशन, एंड देन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और जुडिशियल कन्वेशन में डिफरेंस बेटा है। 24 करना है आपने। यस मैम, सेक्शन 24 रेड और विद सेक्शन 30 भी, सेक्शन 30 भी यस करना, मैम। ठीक है प्लीज? यस मैम। यस मैम एडमिशंस जो हमने किया है उसमें Yes. कोई एज सच केस लॉज नहीं है, कुछ नहीं तो होता बेटा, आप उसमें just- है ही नहीं, उसमें है ही नहीं बेटा केस लॉ।
तो आपका जो मेन तो इम्पोर्टेंट है, आपने तो उसमें करना है हु कैन मेक एडमिशन और उसकी एक्सेप्शंस, और जो आपका सेक्शन 21 है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो उसके आपने मेन आपका जो बेयर एक्ट है और उसका इंटरप्रिटेशन, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। बेटा डाइंग डिक्लेरेशन के लिए वॉलंटियर करो, डाइंग डिक्लेरेशन के मैम लिए। एक और मैम, हेलो हेलो, बोलो सौरभ, मैं सुन रही हूँ। मैम, मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक छोटा सा डाउट आ रहा था, तो अगर मैंने बोलिए, पूछना है तो कब पूछूं आपसे? कल पूछ लेना बेटा, मैम आप डिलीवर करने से पहले पूछ लेक्चर लेना। से रिलेटेड ही है, मतलब मुझे जो हाँ बोलो डिलीवर बोलो, करना है कल। बोलो बेटा बोलो। तो मैम सेक्शन जो 19 है हमारा, यस, मैम आप उसकी कोई एग्जांपल दे सकते हो प्लीज? ओके। जब बेटा आपने सेक्शन 19 बोला है ना, 19 कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल सर ने मुझे अपना एजेंट अपॉइंट किया हुआ है फॉर कलेक्टिंग फीस, और आप पर सर ने केस फाइल किया है कि सौरभ ने फीस नहीं दी है और कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने जाकर कोर्ट में गवाही दी कि सौरभ ने मुझे फीस पे कर दी है। मैं थर्ड पार्टी हूं बेटा, पर जो आप बोला है कोर्ट में वो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। वो क्यों मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है? क्योंकि जो मुझे देने की कोई जरूरत नहीं थी पैसा, मैंने अपने ऊपर लायबिलिटी ली है। अब इसका मतलब आप तो फ्री हो जाओगे, जो पैसे हैं वो मुझे देने पड़ेंगे। तो थर्ड पार्टी अगर अपने ऊपर लायबिलिटी इनकर कर रही है बाय मेकिंग सच स्टेटमेंट, तो लॉ कहता है फिर वो सच्ची बोल रही होगी, तो उसका भी दिया गया कोर्ट में स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो एडमिसिबल। ठीक है सौरभ? यस मैम, थैंक यू। ओके ओके ओके। तो बेटा कल मिलते हैं, और प्लीज जो नहीं पढ़ रहे डोंट गेट ऑनलाइन, मैं आपको ग्रुप में मैसेज भी सेंड कर दूंगी। अगर आप सीरियस होकर रिवाइज भी नहीं कर सकते देन देयर इज नो पर्पस कि आप दूसरों का लेक्चर यहाँ सुनने बैठो। तो आप सबको क्वेश्चन आना चाहिए जो कल क्वेश्चनिंग होगी, और अगर नहीं आप पढ़ रहे तो प्लीज डोंट गेट ऑनलाइन। जब लेक्चर स्टार्ट होंगे आपको पता चल जाएगा, उस टाइम पे फिर हम अपना सब्सटेंटिव लॉ आगे जो भी हम कर रहे हैं पोर्शन वो आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्लीज? थैंक यू बेटा, थैंक यू।